नाज़रीन, जून 2021 में हुकूमत ने अपना बजट पेश किया। उस वक्त से लेकर अब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 बार इजाफा हो चुका है। जून 2021 से अब तक 4 माह में, यानी आज के दिन, अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये प्रोग्राम कर रहा हूं, उस वक्त तक 4 माह में पेट्रोल मजमूई तौर के ऊपर 27 रुपए 1 पैसे महंगा हो चुका है। महंगाई में, माजी में जब महंगाई होती थी, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, जब इस तरह की आवाम पर बोझ पड़ता था, तो वजीर आजम इमरान खान साहब उस वक्त क्या फरमाते थे, सबसे पहले आज आपको यह दिखाते हैं। ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है, वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। डीजल पे ज्यादा टैक्स क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि ज्यादा आम लोग डीजल इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट पे इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है, तो उससे पैसा ज्यादा इकट्ठा होता है। ये इनको फिक्र नहीं कि गरीब को कुचलते हैं। जब वजीर खजाना और प्राइम मिनिस्टर चोरी करते हैं, उसकी कीमत अवाम अदा करती है। और कैसे अदा करती है ये सुने। 400% बिजली ऊपर गई है। 10 साल पहले आटा था 13 रुपए केजी, आज है 45 रुपए केजी। डीजल वो चीज है जिससे सारी चीजें महंगी होती हैं। अगर 38 रुपए पे ले आए डीजल, आप सोचें कि इस वक्त कितना हर चीज नीचे आएगी, क्योंकि जब ऊपर जाती है तो आवाम के ऊपर पूरा बोझ आ जाता है, जब वो नीचे आती हैं तो आवाम का फायदा करवाएं। आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। देखा आपने, जब खान साहब हुकूमत में नहीं थे, जब वजीर आजम नहीं थे, तब उनको अवाम के दुख दर्द, उनके बोझ का कितना एहसास था। तब जब चीजें महंगी होती थी तो खान साहब ये कहते थे कि इसके जिम्मेदार वजीर आजम चोर है, वुज़रा करप्ट हैं। तब बिजली की अगर कीमतों में इजाफा होता था तो खान साहब सबके सामने बिजली का बिल जलाते थे। देखा आपने, ये वो चीजें ज्यादा पुरानी नहीं है, कुछ बरसों पहले की ही बात है, जब वो हुकूमत में नहीं थे। लेकिन सिर्फ ये नहीं, वजीर आजम साहब ने माजी में लोगों को यह बताया कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो वो क्या करेंगे। जरा आप देखिए कि उन्होंने क्या कहा था, हुकूमत में आने के बाद वो क्या करेंगे। ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ये आम आदमी नीचे चला जाता है। जब आप चीजें महंगे करते हैं, गुर्बत बढ़ जाती है। हुआ क्या नाज़रीन, आज पेट्रोल की कीमत तारीख की रिकॉर्ड सतह पर होने के बावजूद वजीर आजम इमरान खान साहब फरमाते हैं पाकिस्तान में खत्ते के मुकाबले में पेट्रोल या पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो अब भी सबसे कम हैं। वो ये कहते हैं कि हम लोगों को यह समझा नहीं पा रहे हैं कि महंगाई की वजूहात क्या हैं। माजी में महंगाई बढ़ने की जो वजह बयान वो करते थे, उसमें वजीर आजम की चोरी बयान करते थे, वुज़रा की करप्शन बयान करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज उसकी वजह क्या है? वजीर तवानाई हमाद अजहर इसकी वजह क्या बयान करते हैं, आपको दिखाते हैं। जिस कीमत पे हुकूमत खरीद रही है और जिस कीमत पे हुकूमत बिजली बेच रही है, उसमें एक फ़र्क आ रहा है तकरीबन 1.5-2 रुपए का। यही बुनियादी वजह है गर्दिशी कर्जों की। हमें मजबूरन माजी के किए हुए महंगे सौदों की वजह से और ये जो बिजली घरों को हज़ारों अरब का किराया देना पड़ रहा है सालाना, इसकी वजह से हमें बिजली का टैरिफ बढ़ाना पड़ता है। वजह जानी आपने, सुन ली वजह आपने मौजूदा हुकूमत की कि आज जो सब कुछ हो रहा है उसकी वजह क्या है। यह मेरा मौक़िफ़ नहीं है, मैं नहीं बयान कर रहा, यह हुकूमती मौक़िफ़ है। हो रहा है कि आज मौजूदा हुकूमत सारा मलबा माजी की हुकूमत पर डालकर बरयुज़ जमा हो गई है, तो दूसरी जानिब इन्हीं के मुशीर खजाना शौकत तरीन ये कहते हैं कि IMF से रुजू करने के बायस रुपए की कदर में गिरावट हुई है, जबकि मईशत की सख्त सीधा करने के लिए गैर मकबूल और मुश्किल फैसले करने पड़े। नाज़रीन, परेशान कुन बात यह नहीं है जो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं, परेशान कुन बात यह है कि आज वो ये कहते हैं कि जो महंगाई बढ़ी है
पाकिस्तान में यह महंगाई नीचे नहीं आएगी। जी हां, सुन लीजिए, शौकत तरीन ये कह रहे हैं कि जो कुछ महंगा हो गया, जो महंगाई बढ़ गई, पाकिस्तान में यह महंगाई नीचे आने वाली नहीं है। किसी भी उम्मीद में ना रहिएगा, धोखे में ना रहिएगा, खुश फहमी में ना रहिएगा। सुनवाते हैं आपको, दिखाते हैं शौकत तरीन साहब क्या कहते हैं। ये महंगाई जो है ना, ये नहीं चली जाएगी, ये पूरी दुनिया के बीच में इस वक्त ये प्रॉब्लम है। आज मेरी अमेरिकनों से भी बात इसे होना कि यार ये फिनोमेना जो है इतनी जल्दी जाएगा नहीं, हमें नहीं पता ये किस वजह से हो रहा है। अपने प्रोग्राम में आज मेरे साथ जो मेहमान होंगे उनका मैं तारुफ कराऊंगा। एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आके अपने मेहमानों के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद आपको कहेंगे। अपने मेहमानों का आज मैं तारुफ करा दूं। सबसे पहले मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त। यूं तो मैंने उनको मुबारकबाद दी जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली, लेकिन आज ऑन एयर भी मैं उनको मुबारकबाद पेश करूंगा बीइंग द स्पोक्स पर्सन फॉर द पंजाब गवर्नमेंट, और ख्वाहिश रखता हूं कि वो अपने इस जिम्मेदारियों पर बहुत अच्छे तरीके से पूरा उतरेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका हसन साहब फॉर बीइंग विद मी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादिर खान मदोखेल साहब। बहुत शुक्रिया आपका मदोखेल साहब फॉर बीइंग विद मी। और माशी तज्जियाकार फ़रूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आप मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हसन खावर साहब, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत चीज़ें हैं। पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से इस वक्त सबसे ज़्यादा डिबेट है, बहुत सारी बातें करने को, लेकिन बहुत ही सिंपल सा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो ये कि तमाम लोग इस चीज़ के ऊपर बिलबिला रहे हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंडेम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कह रही है कि अब भी ये प्राइसेस कम हैं खत्ते के मुकाबले में। बाकी लोग इस नैरेटिव को बाय क्यों कर रहे हैं? बाकी लोग फरीद इसलिए बाय नहीं कर रहे कि वो सियासत करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं सियासी प्रेशर डाल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से भी वही शॉर्ट टर्म फैसले कराएं, वही शॉर्ट टर्म फैसले जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे खड़े हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस या कमोडिटी प्राइसेस से आप लड़ नहीं सकते, और अगर आप लड़ेंगे तो शिकस्त खाएंगे। पाकिस्तान एक डेवलपिंग मुल्क है। पिछले 70 साल में इस मुल्क का जो हाल हुआ है, इस मुल्क की इतनी पसली इन्होंने छोड़ी नहीं कि आप इंटरनेशनल प्राइसेस का मुकाबला करें। मैं आपको एक कंपैरिजन भी दे दूं, क्योंकि फ़ारूक साहब इधर बैठे हैं। फ़ारूक साहब माशाल्लाह नंबरों पे बड़ा अबूर रखते हैं, ये भी आपको शायद बताएंगे। 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उस वक्त पेट्रोल की प्राइस 113 रुपए पे थी, डॉलर का रेट था 100 रुपया, यानी $1 से भी ऊपर था। आज जब सारे शोर मचाते हैं कि जी 171 रुपए का डॉलर है, तो आज तो ये $1 का भी लीटर नहीं है। हुकूमत के पास 2 लिवर होते हैं लड़ने के लिए, एक है सेल्स टैक्स, एक है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। आपको पता है कि वो दोनों इस वक्त बहुत नीचे हैं। अब अगर इससे आगे जाते हैं, उसका मॉडल भी मौजूद है। मंदोखेल साहब मौजूद हैं, इनकी हुकूमत थी 2007-8 के अंदर, जब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी छोड़ के 30 रुपए इलेक्शन जीतने के लिए पर लीटर, उस वक्त के हिसाब से मुशर्रफ का शायद दौर था, इनकी हुकूमत बाद में आई थी, सब्सिडी दी गई। उसका नतीजा सबके सामने है। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, आपका बजट डेफिसिट फट पड़ा, आपको IMF के पास जाना पड़ा, और हर दफ़ा आपको IMF के पास जाना पड़ता है। इस काम को अब बंद करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्मिज्म से निकलना पड़ेगा। खुदा के लिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचें, इस मुल्क के मुस्तकबिल का सोचें, इस पे सियासत ना करें। अच्छा हसन साहब, आपने तो ये भी बता दिया, समझा दिया कि ये एक इकोनॉमिक फिनोमेना। मैं फारूक साहब से भी इस पर राय लूंगा, कादिर साहब यहाँ बैठे हैं, इनसे भी हम पूछ लेंगे। लेकिन एक चीज जो बार बार जो हिट करती है कि खान साहब माजी में ये फरमाते थे, बयान करते थे, बताते थे कि अगर महंगाई बढ़ती है तो वजीर आजम चोर है, वुज़रा चोर हैं। यानी उस वक्त भी तो ये फिनोमेना होगा ना कि इंटरनेशनली भी प्राइस बढ़ती होंगी। उस वक्त वो चीजें खान साहब जो बयान करते थे, आज गवर्नमेंट में आने के बाद वो कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं कि इंटरनेशनली प्राइस बढ़ रही? 2 बातें इसके अंदर। पहली बात, मैंने आपको 2013 से कंपैरिजन दे दिया। तेल इंटरनेशनल कमोडिटी है, डॉलर टर्म्स में आप प्राइस देख लें, बात क्लियर, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी और उससे भी बड़ी वजह, 2013 में जब IMF का प्रोग्राम आया, 3 साल उनको IMF के प्रेशर के अंदर अपना डिसिप्लिन ठीक करना पड़ा। तो जैसे ही वो गया, खजानों के मुंह खोल दिए गए, इलेक्शन साइकिल पे इकोनॉमी को चलाया गया, ज़र मुबादला के रिजर्व्स का बेड़ा गर्क कर दिया गया, डॉलर को मसनूई तौर पर खड़ा किया।
जिस दिन 2018 के इलेक्शन हुए, फरीद भाई, हर इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कह रहा था कि जो भी नई हुकूमत बनेगी, जो भी, उसको आते ही पहले दिन IMF का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो ये वो हरकतें हैं, ये है क्राइम्स, ये है करप्शन। राइट। फारूक सलीम साहब, जो बातें इस वक्त हसन खावर साहब कर रहे हैं और जो चीजें हैं, यानी हमने देखा कि 3 साल तक तो ये हुआ कि इसमें जो है वो जो मलबा, और अभी भी माजी की हुकूमतों ने जो किया वो सब कुछ इस गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ रहा है। अब IMF का दरवाजा हमने खटखटाया, जिसकी वजह से शौकत तरीन साहब कहते हैं कि हमें मुश्किल और गैर मकबूल फैसले करने पड़े हैं। हमने डॉलर की वजह से जो है हमने अपने रुपए की कदर को जो है वो गिराना पड़ा, और इसी वजह से क्यों नहीं बाय करते इस नैरेटिव को? इंटरनेशनल फिनोमेना है, पूरी दुनिया में महंगाई है, क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है PTI गवर्नमेंट को? रईस साहब, पहला सवाल तो मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के असल इश्यूज हैं, आप वो क्यों डिस्कस करना चाहते हैं? इस्लामाबाद में रहते हुए जो हुक्मरान तबका है, जो फैसला साज शख्सियात हैं, उनका चीज़ों से कतन कोई ताल्लुक नहीं। पिछले 10 दिनों से जिस एक खबर ने पूरे इस्लामाबाद पे कब्जा कर रखा है, वो ये है कि कौन बनेगा DGISI। जो समरी वसूल करने वाले हैं वो कहते हैं कि हमारे पास समरी आ गई है, जो समरी भेजने वाले हैं वो कहते हैं हमारे पास समरी आई नहीं। अब इन सब चीजों का ताल्लुक 22 करोड़ पाकिस्तानियों से तो कुछ नहीं बनता। फारूक साहब, 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो वोट देते हैं, हमने, आपने, सबने दिया, ये मसला तो उन्हीं का ही है, इसीलिए तो हम डिस्कस करेंगे ये। अच्छा, अब पेट्रोल के हवाले से थोड़ा सा पेचीदा मामला है, मैं आसान तरीन अल्फाज में कोशिश करूंगा आपके सामने रखना। 3 हकाइक हैं पेट्रोल की कीमतों के पीछे। पहली हकीकत वाकई ये है कि पिछले साल भर में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो $37 की बैरल से पहुंच गई हैं, कहीं $84-85 बैरल पे। ठीक। तो हम 80% अपना तेल जो है वो बाहर के मुल्कों से मंगवाते हैं, तो जाहिर बात है कि अगर आलमी मंडियों में बढ़ेगी तो पाकिस्तान में भी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। ठीक। दूसरी हकीकत यह है कि अभी जो 137 रुपए का पेट्रोल हो गया है, इसमें 24 रुपए फी लीटर जो है वो हुकूमती टैक्स है। अगर हुकूमत किसी किस्म का रिलीफ देना चाहती है अवाम को, तो वो 24 रुपए का फी लीटर उसके पास मार्जिन। क्या गवर्नमेंट के पास गुंजाइश है फारूक साहब कि वो कोई इस वक्त रिलीफ दे सके? क्योंकि हमने बजट में देखा कि जो टैक्स के ऊपर, जो पेट्रोल पे जो टैक्स है, उसका एक अमाउंट फिक्स है। आप समझते हैं कि वो फिक्स करने के बाद गवर्नमेंट रिलीफ देने के मोड में, या उसके पास कोई कैपेसिटी है? देखिए, अब ये खतरे की बात है जो भी आपने उठा दी। खतरे की बात यह है, आपने जो बजट का मेंशन किया उसमें हुकूमत ने 610 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करना था पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा के। अब हम सालाना तकरीबन 20 बिलियन लीटर इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब कि हुकूमत ने, वजारत खजाना ने IMF के साथ ये मुआहदा किया था, ये वादा किया था कि वो 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स लगाएगी। वो पिछले 4-5 महीनों में नहीं लगा। तो अब बात यह है कि अगर हम जा रहे हैं वापस IMF के पास, तो ये जो 137 रुपए का आपको पेट्रोल मिल रहा है, तो आप खुदाया जितना स्टोर कर सकते हैं कर लें, क्योंकि ये तो कहीं 170 रुपए का हमने वादा किया हुआ है IMF के साथ कि 30 रुपए फी लीटर हमने PDL की मद में जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट। नहीं, यानी आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये पेट्रोल प्राइस 170 रुपीज पर लीटर जा सकती है। देखिए, ये वादा हमने कर रखा है। अब मुझे जो इतलात आ रही हैं वॉशिंगटन से कि जो हमारे वजीर खजाना, जो वजीर खजाना नहीं रहे, आज 12 बजे के बाद वो वजीर खजाना भी नहीं है, वो मुशीर खजाना का भी नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो टेक्निकली इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे वजीर खजाना हैं। जो इतलात वॉशिंगटन से आ रही हैं कि वो जो मीटिंग्स थी वो उनकी कोई सिमत अच्छी नहीं रही, यानी कि जो हमने वादे किए थे पूरे हम नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारा ये कहना है कि वो वादे हफीज शेख साहब ने किए थे जब वो वजीर थे, अब वजीर नए आ गए, और आपको याद होगा कि जब शौकत तरीन साहब आए थे उन्होंने कहा था कि मेरे पास तो जादू की छड़ी है, मैं बिजली के नर्ख बढ़ाए बगैर गर्दिशी कर्जाजात पे भी काबू पा लूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं टैक्स रेट बढ़ाए बगैर रेवेन्यू भी बढ़ा लूंगा। अब वो 5-6 महीने गुजर गए उस बात को, अब IMF वाले पूछ रहे हैं कि भाई आपकी जादू की छड़ी में। राइट सर, आपने 2 बातें उठाई हैं, मैं इस पर आऊंगा, हसन साहब से इसका जवाब लूंगा, क्योंकि एक और बात भी तरीन साहब ने कही थी कि हमने इससे पहले तक IMF से मामला सही डील नहीं किए थे। मैं आऊंगा तो चीजों को बेहतर कर लूंगा, बट यू आर सेइंग कि अब तरीन साहब के भी मामला उस तरह से ठीक नहीं है या उस तरीके से डील नहीं कर पाए। कादिर मंदो खेल साहब,
मुझे बताइएगा कि अपोजिशन या अपोजिशन की जमातें सिर्फ सियासत क्यों कर रही हैं? इंटरनेशनल फिनोमेना को आप भी तो देख रहे हैं, आपकी जमातों की भी नजर है, दुनिया भर में महंगाई है, इन्फ्लेशन है, मौजूदा गवर्नमेंट के लिए कोविड के बाद चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। और अगर आपको लगता है कि वाकई मौजूदा हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही है, तो अपोजिशन की जमातें खामोश क्यों बैठी हैं फिर? देखिए, पहली बात तो ये कि खामोश नहीं है अपोजिशन की जमातें, और आज भी मैं पार्टी के एक कारकुन की हैसियत से इस बात को हाईलाइट कर रहा हूँ। देखिए, जो हसन साहब फरमा रहा है कि आज डॉलर क्या रेट चल रहा है, पीपल्स पार्टी के दौर में क्या था, तो ये डॉलर भी क्या हमने बढ़ाया, ये डॉलर में भी क्या कोरोना का कोई आता है। और दूसरी बात ये कि जो आप जब ये कोरोना का पीक टाइम था और आलमी मंडी में ये पेट्रोल माइनस पे या 0 पे चल रहा था, तो असद उमर साहब से जब उस वक्त के आपके तजज़ियानिगारों ने पूछा, उसे टीवी रिपोर्टर ने, तो उन्होंने बताया कि चूंकि हम परचेज पहले कर चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं, इस वजह से हम इसकी प्राइस नहीं कम कर सकते। और उसके बाद जब अगला खेप जो खरीदा और आज तक जो खरीदा, वो तो बात गोल मोल हो गई है। वो जो कोरोना के दिनों में माइनस पेट्रोल चल रहा था और पेट्रोल की खरीदारी में फिर इनने कितना लेवी दिया है, कितना सब्सिडी दी, ये सारी चीजें तो एक तरफ, नंबर एक बात। दूसरी बात, ये बड़ी अकल वाले हैं। ये आपको याद होगा शौकत तरीन, जो वो शौकत क्या नाम था, वो जो वज़ीर-ए-आज़म था, तो नाम भी भूल गए, ऐसे लोग उठा के लाते हैं। उसके दौर भी, मुशर्रफ के दौर में वो ये कहता था कि यहाँ तो महंगाई है ही नहीं है, लोग तो बड़े खुश है, फ्रिज वीसीआर खरीद रहे वगैरह वगैरह। आपको याद है भैया, आप अगर पूरी दुनिया के साथ पेट्रोल कंपेयर कर रहे हो, शौकत के वक्त में क्या नाम था, शौकत अजीज साहब, शौकत अजीज, तो आप मुझे ये बता दो कि अगर आप दुनिया को पेट्रोल कंपेयर कर रहे हो तो दुनिया के साथ अपनी मईशत भी कंपेयर करो, अपनी रोजगार भी कंपेयर करो, लॉ एंड ऑर्डर भी कंपेयर करो, बेसिक जो सहूलियत है वो भी कंपेयर करो, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी कंपेयर करो, सारी की सारी चीजें कंपेयर करो। आपने एक चीज पकड़ ली है, दुनिया में रोजगार का क्या हाल है, आपके यहाँ क्या है। आपके यहाँ जब ये खान साहब फरमाते थे, नियाजी साहब फरमाते थे, अभी पिछले महीने उन्होंने स्कूल के बच्चों से खिताब करते हुए, स्कूल का प्रोग्राम था, वो फरमा रहे 3 साल बाद 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। और जब ये कंटेनर पे चढ़े हुए थे उस वक्त भी यही फिगर था, 1.5 करोड़ 2 करोड़। तो भैया 3 साल बाद भी आप 2 करोड़ का है, तो आप भी क्या किए, कितने बच्चों को स्कूल भेजा, उसका जवाब नहीं है। फिर उसके अलावा जो जब इलेक्शन से पहले, 2018 के इलेक्शन से पहले, जब आपकी एक्सपर्ट उनसे पूछते थे तो वो फरमाते थे मेरे पास 200 माशी टीम है, जिसका सरगना होगा असद उमर साहब, चाइना का अरस्तु। उस अरस्तु को तो सबसे पहले आपने फेल करके, या वो फेल हो गया, आपने फारिग कर दिया। फिर आपने उसी पीपल्स पार्टी जिसको आप करप्ट करते थे उसके अफिशियत को लाया। फिर आपकी बस नहीं चली, आपने हमाद अजहर को कुछ दिन के लिए रखा कि भाई हम अपना घोड़ा भी साहब, वो तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर का अपना प्रेरोगेटिव है कि वो अपनी टीम में रद्दोबदल करे, वो चाहे वो आपकी हुकूमत हो, आपका प्राइम मिनिस्टर हो, आप अपनी टीम में जितनी मर्तबा चाहे तब्दीली करें। देखिए, वो तो किसी भी गवर्नमेंट का राइट है ना, वो तो गवर्नमेंट का राइट है, वो जितनी मर्तबा अपनी टीम को तब्दील करे। सुन ले, वो 50 बार तब्दील करे, तो जब एक शख्स को आप हटाते हो तो उसका मतलब वो नाकाम हो गया, ठीक है ना। ये भी आप ज़हन में रख ले। आपने कितनी आईजी पंजाब, कितने चीफ सेक्रेटरी पंजाब बदले, वो भी आप ये इस बात करें, ठीक है आपको हक है, मगर इसका मतलब पिछला नाकाम हो गया तो आप अगला ला रहे हो। और फिर बात ये होता है ना, शौकत तरीन की मैं बात करूं, जब ये कंटेनर पे चढ़े हुए और पैनामा और ये सारी बातें करते थे, स्टेप डाउन करे नवाज शरीफ, आज शौकत तरीन स्टेप डाउन क्यों नहीं कर रहे? राइट हो गया। मैं आपकी इस बात को जरा लेकर आऊंगा हसन खवर साहब के पास। ये जो इस वक्त बात हुई है, हसन साहब एक ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे। तो ये जो आपने कुछ बातें सुनी, इनमें से 1-2 पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा और उसका मुझे आप जवाब दीजिएगा एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। हसन खवर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने फरूख सलीम साहब की भी बात सुनी और कादिर खान मंदोखेल साहब की भी बात सुनी है कि कंपैरिजन अगर है तो फिर वहाँ पे रोजगार, मईशत, लॉ एंड ऑर्डर, ह्यूमन राइट्स और उन तमाम चीज़ों की भी कंपैरिजन किया जाए, मंदोखेल साहब कहते हैं। और मैं चाहूँगा आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा शॉर्ट, और साथ में मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ले लीजिए इस चीज़ के अंदर कि क्या अब ये तय है कि हमारी आवाम ने इसी तरीके से सस्टेन करना है, क्योंकि शौकत तरीन साहब तो ये कह रहे हैं कि महंगाई नीचे नहीं आएगी। अच्छा देखें, बात यह है,
मैंने तो आपको पहले कहा कि मैं महंगाई पे सियासी बात करना नहीं चाहता था फरीद। उसकी वजह यह है कि कीमत जब भी पड़ेगी आवाम को तकलीफ होगी, ये कोई मजाक की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरे काबिल एहतराम दोस्त ने ये बात की है, मैं आपको ये बात बताऊं, ये आर्गूमेंट होल्ड नहीं करता। इस तरह तो आप दुनिया से अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते कि जी वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ये है, उसकी एक्सपोर्ट ये है, उसका नाम अमेरिका है, उसका नाम सिंगापुर है। ये आर्गूमेंट नहीं है। तेल की प्राइस, तेल कहाँ से आ रहा है? इंटरनेशनली आ रहा है ना। पाकिस्तान में तो तेल के कुएं नहीं है। जब तेल आपने इंपोर्ट करना है तो वो एक प्राइस पे इंपोर्ट करना है। अब उस पैसे को रिकवर करने की बात है। दो तरीके हैं, या आप कंज्यूमर से चार्ज करेंगे या आप सब्सिडी देंगे। मैंने तो आपको बताया कि उसमें हुकूमत के दो हिस्से हैं, एक टैक्स का हिस्सा है, एक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का हिस्सा है, वो तो नीचे है। अब अगर कोई ये एम्प्लॉय कर रहा है कि हम आने वाली नस्लों पे कर्जे चढ़ा कर इलेक्शन की तैयारी के लिए आज पेट्रोल सस्ता कर दें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी नहीं है जो अपने आने वाली नस्लों का सौदा करेगी इलेक्शन जीतने के लिए। यानी हम ये समझ लें, ये आपको बता रहा हूँ, हम ये समझ लें कि इसका मतलब ये कि इस वक्त जो तेल की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा है, उसका वजीर आजम या वुज़रा की चोरी और करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो तेल की कीमत बढ़ रही है इस वक्त और हुकूमत के ख़जाने में ये पैसे नहीं है कि वो सब्सिडी दे सके, तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आप करेंगे कि 70 साल से जब ये आए तो आपके ऊपर 100 अरब का बैरून मुल्क कर्जा था, तो अब आप तो मजीद सब्सिडी देने की पसली नहीं रही। तो अब ये भी आप हमारे खाते में डाल दें कि जी आप 3 साल में आए हैं तो 3 साल में 100 अरब डॉलर का कर्जा भी कर दें, अगली पिछली सब्सिडी भी दे दें, और ये भी करें। ये ऐसे बात नहीं आसान भाई, ये मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये खान साहब वाली, खान साहब कहते थे, मैं वो कह रहा हूं कि जो देखें, मैं बताऊं क्या है, आप भी इसके अंदर है ना, लोग असल में एनालिसिस करते हैं कि पहले खान साहब कहते क्या थे, आज प्राइम मिनिस्टर साहब है, वो पावर के अंदर हैं चीजें, तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो माजी में उन्होंने वादे किए, जो बातें कही, वो आज उसको चाहते हैं लोग और वो समझते हैं कि वो पूरा करेंगे। मैं आपको सुनवा देता हूं जरा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको दोबारा जरा वो क्लिप सुनवा देता हूं जरा। ये रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। डीजल पे ज्यादा टैक्स क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि ज्यादा आम लोग डीजल इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट पे इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है, तो उससे पैसा ज्यादा इकट्ठा होता है। ये इनको फिक्र नहीं कि गरीब को कुचलते हैं। जब वजीर खजाना और प्राइम मिनिस्टर चोरी करते हैं, उसकी कीमत अवाम अदा करती है, और कैसे अदा करती है ये सुने। 400% बिजली ऊपर गई है। 10 साल पहले आटा था 13 रुपए केजी, आज है 45 रुपए केजी। डीजल वो चीज है जिससे सारी चीजें महंगी होती हैं। अगर 38 रुपए पे ले आए डीजल, आप सोचें कि इस वक्त कितना हर चीज नीचे आएगी, क्योंकि जब ऊपर जाती है तो आवाम के ऊपर पूरा बोझ आ जाता है, जब वो नीचे आती हैं तो आवाम का फायदा करवाएं। आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। अज़ाज़ साहब, खान साहब ने यह कहा था वो कुछ नहीं बढ़ाएंगे, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, तेल की कीमत, कोई चीज नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा फरीद साहब, मैंने तो आपको पहले एक बात बताई है, अगर खान साहब की बात गलत होती तो क्या वजह थी कि 2013 में पेट्रोल की कीमत डॉलर टर्म में $1 से भी ऊपर थी। आज बावजूद महंगाई के, बावजूद IMF के प्रोग्राम से वो अभी 80 सेंट के करीब है। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। और अगर आप ये वीडियो दिखा के ये इम्प्लाई करना चाहते हैं कि हमारे मुल्क का जो आज हाल है उसमें पिछले 70 साल में जो हुक्मरान आए उनका कोई कसूर नहीं था, उनकी कोई करप्शन नहीं थी, नहीं। तो मेरे ख्याल में फरीद साहब ये इस कौम के साथ ज्यादती नहीं। मेरी यार सुने, मेरी यार मैं ये नहीं इम्प्लाई करना देखिए, हर हुक्मरान ने, मेरी यार सुन ले, मेरी यार सुन ले, हर हुक्मरान ने, मैं आपको बता रहा हूँ, फारूक साहब बैठे हैं, फारूक साहब इकोनॉमिस्ट हैं, मैंने इनकी ये हमेशा बात देखी है कि नंबरों के बारे में, इकोनॉमिक फिनोमेना के बारे में ये आपको हमेशा सही बात बताएंगे। इनकी जाती ओपिनियन जो भी हो, आप इनसे पूछ लें, एक के बाद दूसरा IMF प्रोग्राम क्यों आता है। जब IMF प्रोग्राम आता है
IMF के प्रोग्राम के अंदर ये मुश्किल डिसीजंस लेते हैं, जैसे ही IMF दरवाजे से निकला नहीं होता खजानों की मुंह खोल देते हैं, पहले से बदतर हालत में आ जाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, 22 IMF के प्रोग्राम आ गए। अब ये हाल है कि मुल्क की पीछे पसली कोई नहीं रही। अगर हम ये इम्प्लाई करें कि इसमें हुक्मरानों का कसूर नहीं था तो ये गलत बात है। खान साहब ने बात बिल्कुल ठीक की थी, लेकिन हमने सिर्फ पीछे नहीं देखना, हमने आने वाली नस्लों का भी सोचना अच्छा, है। मैं पता है क्या हसन भाई, मैं एक चीज को आपके थ्रू, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं इसलिए इस चीज को इसको जरा ज्यादा आपसे कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, बिकॉज ये आप क्लियर करेंगे, लोग देख रहे हैं, लोग यही जानना चाहते हैं कि जो सब कुछ आज हो रहा है इसका मतलब है कि आज जो हमारी हुकूमत है दैट इज नॉट करप्ट। यानी ठीक है, माजी में उन्होंने जो करप्शन की, माजी की हुकूमतों ने जो कुछ किया, आज वो बढ़ने का करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क यू। मैं सिर्फ इस पे आपसे पॉइंट लेना चाह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया के जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी करप्शन ख़त्म नहीं होती, करप्शन कम होती है। जो चीज़ मैटर करती है फरीद, वो ये है कि आपकी गवर्नमेंट में, आपकी सोसाइटी में करप्शन की टॉलरेंस क्या है। अगर आपके सामने करप्शन आती है तो क्या आप आंखें बंद कर लेती हैं या एक्शन लेते हैं? और मैं आपको बड़ा प्राउडली ये बात करता हूं कि हमारी पार्टी में, हमारी हुकूमत में करप्शन की जीरो टॉलरेंस है। फारूक सलीम साहब, हसन साहब की इस बात के ऊपर वो कहते हैं, बिकॉज उन्होंने ओपनली इस चीज को एक्सेप्ट किया, योर फिगर्स है, नो डाउट, फिगर्स में कोई डाउट नहीं है। मुझे बता दें, ये जो IMF प्रोग्राम्स बार बार आते हैं, इस चीज के ऊपर अपना कमेंट दे दें सर। फरीद साहब, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं। आप एंकर हजरात जो हैं बड़े जालिम हैं। ये खान साहब के पुराने क्लिप्स जो हैं, इनके चलाने के ऊपर मैं समझता हूं कि बैन होना चाहिए। पुराने क्लिप्स आपको नहीं चलाने चाहिए। इसके साथ अगर आप चलाना चाहते हैं तो इसी हुकूमत के अंदर जो आपको सोल्यूशंस बताए जा रहे हैं, यानी कि अभी सोल्यूशन बताया गया था कि अगर चीनी जो है वो 55 रुपए से 115 रुपए किलो पे चली गई है तो आपने सिर्फ उसके 9 दाने कम करने हैं और महंगाई कम हो जाएगी। अब अक्टूबर की 14 तारीख को जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अपने अदाद-ओ-शुमार सामने रखे हैं, वो कह रहे हैं कि साल भर में 61% बिजली की कीमत चढ़ गई है। घी की कीमत तकरीबन 41% चढ़ गई है। मिर्चों की कीमत जो है वो 33% चढ़ गई है। मुर्गी की कीमत 30% चढ़ गई है। अब अगर आपको ये बताया जाए कि ये सिर्फ 4 चीजें हैं, इनका इस्तेमाल आप बंद कर दें, आप बिजली का इस्तेमाल बंद कर दें, घी का इस्तेमाल बंद कर दें, मिर्चों का इस्तेमाल बंद कर दें, मुर्गी का इस्तेमाल बंद कर दें, तो हमारे हल हो जाएंगे। लेकिन सर सोल्यूशन नहीं है ना फरूक साहब, सोल्यूशन नहीं है। और जो बात यहाँ पे ये कि बैक टू बैक हम जिन IMF प्रोग्राम्स के बाद पास गए हैं, अगर उसमें नहीं जाते तो व्हाट वी हैव टू डू, हमारे पास रास्ता भी फिर कोई और नहीं था, हमें IMF प्रोग्राम के पास जाना था, क्योंकि जो मईशत की, इकानमी की जो सूरत हाल है, स्टेट ऑफ इकानमी जिस तरीके से रही है, उसके अंदर वो हमारी मजबूरी रही है, वो मौजूदा हुकूमत की हो, माजी के अंदर हो। कादर मंदखेल साहब, योर कमेंट ओवर दिस सर। देखिए, पहले तो फरूक साहब की तरह आप वाकई ज्यादती करें, ये आपका हाफजा बड़ा कमजोर है। मैंने अपने सवाल के अंदर जो है ना वो ये भी साथ कही थी, वो मैं बीच में नहीं चाह रहा था कि मैं कूद जाऊं, कि आज अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल महंगा है तो कोविड के दिनों में जो माइनस पे चला गया 0 पे था, उसका रिलीफ कब मिला था आवाम को? वो आपने सवाल नहीं किया। ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है जो हसन साहब फरमा रहे हैं कि 0 टॉलरेंस है। आज आपको पता है करप्शन पाकिस्तान पहले 119 था, अब 124 पे चला गया, 23-24 पे चला गया। और आटा चीनी स्कैंडल आपके सामने है, दवाइयों का आपके सामने है, मलम जब आपके सामने है, ये जितनी भी एक एक चीज मैं आपको गिना दूंगा, ये सारी, ये कहां गई टॉलरेंस इनकी? सर उसी चीज के ऊपर नैब का ऑर्डिनेंस उसके अंदर जब लाया जाता है तो उसी पर सियासी जमातें फिर सियासत भी करती हैं। अगर हम शफाफ इंतखाबात के हवाले से हम चीजें लेकर आते हैं तो उसके ऊपर भी अपोजिशन की पार्टीज ताउन नहीं करती हैं। अगर ईवीएम्स की बात होती है तो अपोजिशन पार्टीज उसको भी सियासत की नजर कर देती हैं। सर कोई तो हमें रूम देना होगा ना, हमें हुकूमत को कोई तो स्पेस देनी होगी जहां पे हम हुकूमत का भी तो साथ दे। सब मिलकर बैठेंगे तो मुल्क को आगे लेके चलेंगे। देखिए, मिल बैठकर बैठने की अगर हम ऑफर करते हैं, आपको याद है बिलावल भुट्टो साहब ने पहली खिताब भी असेंबली में कहा, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। ठीक है, चले इसी चीज के ऊपर आप कदम बढ़ाइए, तमाम लोग कदम बढ़ाएं।
इमरान खान का साथ दे, हुकूमत का साथ दे, मुल्क का साथ दे, क्योंकि मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा तो हम सब जो है तरक्की करेंगे। महंगाई को कम करने के लिए सब साथ देंगे। कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट को स्पेस देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका कादिर मंदोखेल साहब, फरूक सलीम साहब, थैंक यू सो मच, एंड बहुत शुक्रिया आपका हसन खावर साहब फॉर बीइंग विद मी। फरीद रीज को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।